नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 साल से सजा जिसने ज़्यादा काटी है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, या आपराधिक गतिविधियों के जितने भी सांसद या विधायक हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या वाकई में इससे समाज में कुछ सुधार आएगा या स्वच्छ राजनीति की तरफ हम बढ़ेंगे? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री पानाचंद जी जैन साहब, पूर्व जज राजस्थान हाईकोर्ट। साथ ही जो हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी से अर्चना शर्मा जी, परंतु आज वो कांग्रेस की भूमिका नहीं निभाएंगी, कांग्रेस के पद की भूमिका नहीं निभाएंगी, एक समाज सेवी की भूमिका निभाएगी हमारे बीच, क्योंकि आज इस बिंदु पे हम कहीं राजनीति नहीं चाहते हैं। साथ ही श्री कैलाशनाथ भट्ट साहब हमारे बीच मौजूद हैं, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में। साथ ही पवन गोदारा जी हमारे बीच मौजूद हैं, अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड से। श्री अनिल शेखावत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से ही अरुण खंडेलवाल जी हैं। सिराज मोहम्मद खान हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से, और महेंद्र प्रताप चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और हमारे बीच यहाँ पे शेफाली मीणा है जो कि नेता हैं NUCI से और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महारानी कॉलेज से रही हैं। प्रमोद शर्मा है हमारे बीच जो कि एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं हमारे साथ। आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले मैं चलना चाहता हूँ पानाचंद जी जैन साहब के पास कि ये जो चर्चा हमने रखी है, खासकर जो राजनीति से थोड़ा अलग हटके रखी है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिस देश के अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हों और 99 करोड़ असुर हों, उस देश के अंदर इस तरीके का फैसला क्या आपको लगता है लाजमी? ये जो फैसला है, हम इसे एक प्रकार से ऐतिहासिक फैसला कहना चाहिए। बात बहुत बड़ी कह रहा हूं मैं कि ऐतिहासिक है, लेकिन हमें इस और कदम तो बढ़ाना है। जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे हम दूसरा कदम की ओर जा नहीं सकते। इसलिए इस 2 फैसले जो हुए हैं, एक फैसले में तो ये कहा है कि जो व्यक्ति कन्विक्टेड हैं वे चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड होंगे और उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। दूसरा फैसला है जो व्यक्ति जेल में है, चाहे वो अपराधी के रूप में हो चाहे आरोपी के रूप में हो, तो वो जो है इलेक्शन का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं कर सकता। प्रश्न ये है कि क्यों आया? इसलिए आया कि आज हम ये कहते हैं कि 2/3 हमारे सांसद और MLAs जो है वो दागी प्रवृत्ति के हैं। किसके खिलाफ संगीन केसेस हैं, किसी के खिलाफ क्या केसेस हैं, आपराधिक मामलों के इतने व्यक्ति जो है आज हमारी संसद में बैठे हुए हैं, तो उन्हें रोकना कितना कठिन कार्य है। उनको रोकने के लिए ये उठाया गया पहला कदम है। इसलिए हमें जो है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शिरोधार्य करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि ये लोग, ऐसे व्यक्ति जो अब संसद में जाने से रोके जाने, जब भी ये खड़े हों इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है उसी समय प्रतिवेदन देना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि ये व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता। जब भी हम रोक सकेंगे, अदरवाइज जो है रोकने की हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई उपाय नहीं है। न कानून हमारा साथ देता है, न इलेक्शन कमीशन हमारा साथ दे रहा है, न कोई जो पार्टीज हैं वो पार्टी स्वयं जो है इन दागी व्यक्तियों को खड़ा कर रही हैं, तो वो किस प्रकार से जो है इन्हें वापस लेंगे? सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढे जाएंगे सर, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढे जाएंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूट का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता कि सब्स्टिट्यूट क्या करेगा। जहां पर विसंगतियां हैं, विसंगतियां तो देखेगा, फैसले में भी हम देखें तो बहुत मिल सकती है, लेकिन विसंगतियों की ओर हमें अभी ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है आगामी चुनाव की सूचिता पर। आगामी चुनाव जो है ऐसे व्यक्तियों द्वारा लड़े जावें जो वास्तव में जो है पढ़े लिखे हों, नीति संबंधित ज्ञान उनको हो, आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर हों और जिन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस कोई नहीं किए हों, और राष्ट्रीय ध्वज को और नेशनल एंथम को तथा हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी पालना करने वाले व्यक्ति हों। जब तक हम इस विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे, हमारा एक गणतंत्र कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता। पॉलिटिकल पार्टीज जो है किसी को भी जो है इन मुकदमे में फंसा सकती है और उसको खड़ा करने से रोक सकती है, लेकिन साधन उपलब्ध हैं। अगर होती है तो तत्काल आप बेल की एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप रिलीज होंगे, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो 8 धारा, कानून की धारा 8 अनुच्छेद 4 का जो बेसिक फड्डा जो था पहले और अब, क्या बदलाव क्या मानते हैं? इसमें कोई जो है बदलाव वास्तव में नहीं है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो बदलाव नहीं है। इसमें यह कहा गया था किसी आदमी को यदि कन्विक्शन होता है तो वो आदमी जो है चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। ये पहले भी था? ये पहले भी था।
फर्क इतना ही था कि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चुनाव लड़कर जीतकर सांसद बन गया है, अगर वो सांसद रहते हुए डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है, मान लीजिएगा उसको जो है सांसद रहते हुए सजा हो जाती है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया था कि वो अपील करके और स्टे करा लेता है, तो वो जो है ये केवल सांसद और विधायक के लिए था, आम आदमी के लिए नहीं था ऐसा। ये आम आदमी के लिए नहीं, केवल ये उनको प्रिविलेज दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जो है ये भेदभावपूर्ण कार्य है, उनमें कन्विक्शन में इस कन्विक्शन में फर्क क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो बनने के लिए था, ये बनने के बाद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है आर्टिकल 14 के तहत इसको मानते हुए कि आर्बिटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए उसको जो है सेटिसाइड कर। चलो, प्रमोद शर्मा जी बैठे हमारे बीच, एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे। मैं प्रमोद शर्मा के पास आना चाहता हूँ यहाँ पे। आज आम आदमी को एक बार फिर से कोर्ट ने ये दर्शा दिया कि वास्तव में अभी भी जुडिशरी जिंदा है, वरना इस देश को मरने में तो कोई कमी रह नहीं गई थी। पवन गोदारा जी के पास आना चाहता हूँ इस वक्त। आपका दौर और आपके दौर के बाद का जो युवा है, क्या आपको नहीं लगता कि उसको ये लगता है कि जब तक मैं बाहुबल और दल बल के साथ किसी चीज को नहीं करूं, तब तक मैं पार्टी में अपनी जगह नहीं बना सकता? पूरा देश और युवा भी इस फैसले का पक्षधर है। आज युवाओं सकारात्मक रूप से राजनीति भी करना चाहता है, समाज सेवा भी करना चाहता है, और निश्चित तौर पर धनबल बाहुबल का प्रयोग हम इसको नकार नहीं सकते। धनबल और बाहुबल का प्रयोग पूरी काफी मात्रा में, चाहे राजनीति में कहें, समाज में कहें, हर क्षेत्र में धनबल और बाहुबल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। परंतु आज का युवा चाहे पार्टी में हो चाहे कहीं भी हो, उसकी सोच एक सकारात्मक दिशा की तरफ जा रही है, और जो जानी भी चाहिए राष्ट्र हित में और समाज के हित में भी यही है कि युवा एक सकारात्मक तरीके से राजनीति करे, सकारात्मक तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र में जाए। राजनीति के अंदर जिस तरीके से आप जो करें, अपराध की गणित जहां से चालू होती है, एक टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपया देना पड़ रहा है, और अगर उस टिकट को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया देना पड़ रहा है, तो उन 5 सालों में वो उन करोड़ों रुपयों को कहीं ना कहीं हासिल करना चाहता है, और जब वो 5 सालों में करोड़ों रुपया हासिल करना चाहता है, तो वो हर सारे हथकंडे अपनाता है। देखिए, करोड़ों में टिकट खरीदने के उदाहरण इक्का दुक्का ही होंगे, और काम के बल पर आगे आने वाले उदाहरण आपको बहुसंख्या में मिलेंगे। कैलाशनाथ भट्ट साहब के पास आना चाहता हूं। बीजेपी के वैसे तो प्रवक्ता के रूप में हैं, परंतु आज वो अलग भूमिका निभाना चाहते हैं। वो एक खासकर इस जो फैसला आया है उस फैसले के साथ कहीं बात करना चाहते हैं, और अपने दिमाग में, उनके अपने दिमाग में क्या चल रहा है उस फैसले को लेकर, वो बताना चाहिए। एक ये प्रावधान जिसके बारे में आपने जज साहब से चर्चा की, धारा 8 की 4, वो धारा 8 की 4 हमारे यहाँ ये प्रोटेक्शन सिर्फ एमएलए एमपी को देती है कि जो एमएलए एमपीज हैं उनको एमएलए एमपी रहते हुए 2 साल की सजा मिलती है, तो वे अपील करने के साथ सजा सस्पेंड करा के कंटिन्यू रह सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस धारा को असंवैधानिक आर्टिकल 14 के तहत भेदभाव के रूप में मानते हुए रद्द कर दी। अपील भी नहीं कर सकते अब अपील करें, आप अपील करें, लेकिन आपकी सदस्यता चली जाएगी। मेरा यहाँ पर इतना ही सबमिशन है कि अगर कोई व्यक्ति सजा याफ्ता हो गया तो उसकी सेंटेंस सस्पेंड हो रही है, सजा सस्पेंड नहीं हो रही है। तो सजा सस्पेंड नहीं हो रही है तो सजा याफ्ता तो है, तो सजा याफ्ता होते हुए पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहना चाहिए, असेंबली का मेंबर नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो निलंबित होनी चाहिए, क्योंकि वो सजा अंतिम नहीं है। अंतिम फॉर्म सुप्रीम कोर्ट तक का है। वो मैटर अब जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वे सजा याफ्ता है। लेकिन पब्लिक की दृष्टि में उसको सजा मिल गई, सजा, इसलिए उसकी सदस्यता निलंबित कर देनी चाहिए। उसको जितनी सुख सुविधाएं मिल रही है पार्लियामेंट मेंबर के नाते, असेंबली के मेंबर के नाते, वो सब उसकी वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन जब कभी भी वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है, कहीं से बरी हो जाता है, तो कम से कम वो अपने सदस्यता तो प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान को बरकरार रख सकता है, क्योंकि दोनों तरफ न्याय होना जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने उसकी सदस्यता 2 साल की सजा हो गई और अगली वाली कोर्ट में वो मुक्त हो गया, तो पद भी गया, प्रतिष्ठा भी गई। लेकिन निश्चित रूप से जनता के बीच में मैसेज देना है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो उनकी सदस्यता रद्द करने की जगह निलंबित कर दे, सुख सुविधाओं को छीन ले। ये मेरा इसके साथ सबमिशन था। बाकी मेरा ये जो जज साहब ने कहा उससे सहमति है। हमारे इस कानून में जो कि जनप्रतिनिधित्व कानून बना है, उसकी धारा 8(1) के अंदर आप महिला उत्पीड़न के मामले में इन्वॉल्व हैं, आप कहीं भी मिलावट के मामले में इन्वॉल्व हैं, आप कहीं भी कैलाश भट्ट बनकर वोट तक देने चले जाते हैं, आप इलेक्शन मशीनरी को छेड़ते हैं, उसमें मात्र फाइन भी हो गया तो आपको 6 साल का
आप पे रोक लग जाएगी, आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। सिर्फ फाइन 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। इसी प्रकार एक प्रावधान और है उसमें कि जहां आपने डोहरी ले ली, आपने अडल्ट्रेशन कर दिया, आपने कहीं जुआ खेल लिया, उसके ऊपर भी 6 साल का प्रतिबंध है उन लोगों पे। कानून पूरा दिया है। एक ही धारा के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जरूर कहा है और मैं ये मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को हम आदर करते हैं, लेकिन इसमें एक संशोधन चाहते हैं कि सजा रद्द न की जाए, निलंबित की। सजा रद्द न की जाए, निलंबित की जाए, ये एक आपका संशोधन। क्या आप सहमत हैं सर इससे? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है दोनों परिस्थितियों को एक साथ जो है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। कन्विक्शन पर पहले वाले केस में आप उसको सजा के आधार पर रोक देते हैं, मतलब है चुनाव नहीं लड़ सकता, और उस दूसरे के लिए कहते हैं निलंबित कर दिया जाए, तो उसे पहले वाले को क्यों नहीं निलंबित किया जाए? तो इस प्रकार से जो है इसमें भेदभाव नहीं है। दोनों को निलंबित करो तो दोनों को करो, नहीं करते हो तो मत करो। क्या फायदा? क्योंकि वो चुनाव लड़कर आया है उसको निलंबित किया जाए। तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कितना भी मुश्किल और खतरा भरा रास्ता हो, बेखौफ खबरों की जड़ तक जाते हैं। ब्लास्ट करके इस पुल को उड़ाया गया है, काफिले पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। कभी भी रहते हैं हम मौजूद। पुलिस सबसे पहले खबरें। स्पॉट फिक्सिंग में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पानी छोड़ा है, ये नहर टूटने की कगार पे है। नहीं फील कर रहे हैं। आदमी को मार रही है, कौन कर रही है? सीबीआई ने देखा। हम हैं आम आदमी की पहचान, आप देख रहे हैं। सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती हैं। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। ये है दावों का दौर।
वादों का दौर, हर ओर उपलब्धियों की बात, हर वर्ग को मिल रही सौगात, बिछ रही है चुनावी बिसात, हर दावे, हर वायदे का पूरा सच, पूरी बात सिर्फ हमारे साथ। देखिए महरो राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, Rex Wires and Cables, Beyond Imagining। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। मैं यहाँ पर अर्चना जी के पास आना चाहता हूँ, अर्चना शर्मा जी के पास। आज एक समाज सेविका की भूमिका के रूप में हमारे बीच हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, परंतु आज वो अलग लहजे से बात करना चाहती हैं और राजनीति से अलग हट के बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहती हैं मैम? जब इस तरह का कोई फैसला न्यायालय के माध्यम से आता है तो उसको इस प्रकार समझना चाहिए कि लोकतंत्र की मूल भावना पर जब प्रहार हो और जब वहाँ ये लगे कि उसकी जो संकल्पना की थी, उसकी जो प्रस्तावना थी, उसके मुद्दों से भटक कर सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र में ऐसी शक्तियां जब राजनीति में प्रवेश कर जाएं जो उसकी भावना के विपरीत काम करती हो, तब न्यायालय ऐसा निर्णय दे तो उसे समझना चाहिए कि पूरी सामाजिक ढांचे को स्वस्थ करने के लिए उसमें एक न्यायालय का हस्तक्षेप जो हुआ है वो स्वस्थ परंपरा के रूप में देखा जाए। परंतु आशंका वहाँ ठीक होती है कि जब संविधान पीठ जो 2005 में फैसला देती है कि हर नागरिक को अपील करने का अधिकार है, क्योंकि ये परंपरागत जो न्याय का जो प्रणाली है उसमें हर व्यक्ति को दूसरे अपील करने की अथॉरिटी होती है। अपीलेट जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जा करके अपनी सजा के विपरीत उसमें अपील करने का जो प्रावधान है उसके संरक्षण में जाने का उसको अधिकार दिया हुआ है। तो ऐसी अवस्था में फिर हम यहाँ वर्गीकरण कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी को तो वो अधिकार है, परंतु जो MP MLA है, क्योंकि वो विशिष्ट व्यक्ति है तो उसका विशिष्ट त्याग हो, यदि ये समझ लिया जाए तब तो उसकी स्वीकारोक्ति होगी। परंतु यदि ये समझा जाए कि वो अपील नहीं कर सकता तो ऐसी अपील कर सकता है, परंतु तब तक वो सस्पेंडेड नहीं मान के उसकी सदस्यता को पूरी तरह निलंबित करो तो उसकी पद और प्रतिष्ठा दोनों की हानि होती है, जिसको भट्ट साहब ने जिसकी व्याख्या की। तो ये देखना भी जरूरी होगा। और चूंकि ये न्याय की जो प्रणाली है उसकी पूरी उसको परखता भी है और उसको पलटता भी है, और उसका जो मूल सिद्धांत है जो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने न्याय की प्रक्रिया में हर तरीके के न्याय प्रणाली के जो प्रावधान है उससे संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसी अवस्था में अन्याय का बोध होने की संभावना भी है और जो वंचना होगी उसके प्रति भी हमें सोचना पड़ेगा, तो न्यायालय इसको भी देखे। परंतु मैं इसे देखती हूँ कि ओवरऑल अगर देखें इस सिनेरियो को तो बाहुबल और धनबल की जो परंपरा शुरू हुई, जो राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ, उसके प्रति जो जनता में आक्रोश हुआ, क्योंकि जनता ये समझने लगी थी कि श्रेष्ठतम की जगह निकृष्टतम लोग आने लगे और पूरी समस्या ये हो गई थी कि लोकतंत्र में हतोत्साह आने लगा था। हतोत्साह यूं हुआ लोकतंत्र का कि लोगों को ये लगने लगा कि जो हमारे मूल्य सिद्धांत, हमारी विचारधारा और जिसे हम नैतिकता कहते हैं वो तो एक तरह से गुण नहीं अवगुण हो गए थे। तो ऐसी अवस्था में लोकतंत्र को पुनः जीवित करने के लिए और ये समझने के लिए कि लोकतंत्र में किस तरह से एक स्वच्छता आए, एक शुचिता की बात हो, तो ऐसे लोग उसका जो जवाब है, जो जीवंतता वापस लोकतंत्र को देनी है, तो मैं समझती हूँ इस न्यायालय के निर्णय के माध्यम से अच्छे लोगों की राजनीति में प्रवेश होने का एक रास्ता खुलेगा। मैं यहाँ पर सिराज मोहम्मद खान साहब के पास आना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल राजस्थान से। क्या कहना चाहते हैं सर इस फैसले को लेकर? मैं तो एक बहुत छोटी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 99 तक हम बहुत बड़ी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे, तो हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1 अपराधीकरण का खात्मा होना चाहिए। नंबर 2 हमारी पार्टी का रुख यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि अधीनस्थ न्यायालय भी अगर कोई निर्णय करते हैं उसका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन जस्टिस कागजू ने यह कहा कि इनको ये जुडिशरी जो है, जुडिशरी सिर्फ इंटरप्रेटर है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है विधायिका और सांसद है। ये लॉ मेकिंग बॉडी जो काम करती है उसमें इंटरफेयर जुडिशरी को नहीं करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अभी ये सेक्शन 8(4) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, ये पीपल्स एक्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए देखने में आता है, क्योंकि बीइंग एडवोकेट मैं हाई कोर्ट में अपेयर होता हूँ, गवर्नमेंट एडवोकेट भी हूँ वहाँ, तो क्रिमिनल केसेज में ऐसे पेटी ऑफेंसेज जिनमें 2-2, 3-3 साल जो है मुलजिम जेल में रह गए और उसके बाद में पता चला कि उनका कन्विक्शन का पूरा टाइम हो गया और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से डिसीजन हो रहा है कि साहब इसके मुलजिम के खिलाफ में जो आरोप लगाया है ये गलत है, 2 साल गलत रहा ये सजा में और उसके बाद में एक्विटल कर दिया जाता। मर्डर केसेज में, लाइफ इम्प्रिजमेंट केसेज में देखने में ये आता है कि साहब हम जज साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब
लाइफ इम्प्रीजमेंट है, 14 साल और 1 महीना हो गया इसके लिए। अब तो साहब डिसीजन सुना दीजिए। और उसके बाद में पता चला कि मुलजिम बिल्कुल निर्दोष है, तो आपने मतलब उसकी प्रतिष्ठा को तो बिल्कुल खत्म कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि आप डिस्क्वालीफाइड इसलिए हैं कि आप 2 साल तक ये कि जुडिशियल कस्टडी में रहें या आप 2 साल से ज़्यादा जुडिशियल कस्टडी में रहें। अब आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हैं? सर्विस लॉ को आप देखिए कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर्स के खिलाफ सीसीए रूल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है या कोई और एलिगेशन लगाया जाता है, इंक्वायरी हेल्ड की जाती है डिपार्टमेंटली और उसके बाद में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद में अगर मान लो किसी जो भी एलिगेशन लगाया जाता है या ऑफेंस जिसके खिलाफ में उसमें एक्विटल हो जाता है तो उसको टर्मिनेट नहीं बल्कि रीइंस्टेट कर दिया जाता है। अगर मान लो ये कि टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद में एक्विटल हो जाता है तो उसके बाद में रीइंस्टेट कर दिया जाता है। तो यहाँ तो मतलब ये इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि लोकल बॉडीज में अप टू नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम से लेकर पंचायती चुनावों में 2 से ज्यादा संतान वालों को आप पब्लिक के लिए डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं आप। और उधर एमएलए एमपीज के लिए क्यों मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए या लॉ मेकिंग बॉडी जो है उनको ये फैसला करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। मेरे 2 से ज्यादा बच्चे हैं, अगर मान लो ये कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ सकता हूं लेकिन पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। या अच्छा ये भी एक बीच की बड़ी वो हो गई कि आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हो पर पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भी अच्छी चीज है। तो ये सारी बातें ये जो है खत्म होनी चाहिए और उसके बाद में यूनानिमस लॉ होना चाहिए। ये पब्लिक ये रिप्रेजेंटेशन। फिर तो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे, 9-9, 10-10 बच्चों के जो। तभी तो अपराधीकरण खत्म होगा, तभी तो क्या निष्पक्ष मतलब ये स्वच्छ छवि के लोग जो हैं ये हमारे प्रतिनिधि मंडल जितने में नगर पालिका स्वास्थ्य संस्था। मुझे अभी तक जो ये सारी चर्चा चल रही है उस चर्चा के बीच में एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब उसकी प्रतिष्ठा पे आ जाएगी, उसकी इज्जत पे आ जाएगी। एक व्यक्ति जिसको आपने चुन के भेजा संसद में, संविधान की रक्षा करने के लिए भेजा, संविधान के प्रतिरूप के साथ चलने के लिए भेजा, और वो व्यक्ति अगर हत्या के आरोप में जाता है और कहीं ना कहीं उसके लिए और परंतु और उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि उसके प्रतिष्ठा पे आ जाएगी चीज़। ये एलिगेशन लगा मतलब ये कि आप ये ऑफेंस की 2 प्रकार हैं। हमारे माननीय जस्टिस साहब बैठे हुए हैं। एक तो होता है एक्यूज जिसको मुलजिम कहा जाता है, आरोपी कहा जाता है, और दूसरा होता है ऑफेंडर जिसको मतलब ये कि जिसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है उसको ये कि तो आप मतलब ये कि प्राइमरी स्टेज जो है आरोपी मुलजिम आजकल तो फैसले बदल जाते हैं साहब, छोड़िए तो उसको डिस्क्वालीफाइड ये सारी चीजें तो छोड़िए। इसलिए समीक्षा होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं। एक सेकंड, हाँ आप जो कह रहे हैं कि अपराधी जो 302 में बंद है, निश्चित रूप से उसे सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन आप देखिए सामाजिक चेतना कैसी है कि न्यायालय ने तो कह दिया ऐसा व्यक्ति अधिकारी नहीं है उस पद पे रहने का और उसको पार्टी को टिकट नहीं देना है, लेकिन न्यायालय के इस फैसले से पहले वो जेल में रहकर चुनाव भी लड़ता था और बहुमत न्यायालय के ये जो फैसला है उसको पलटने के लिए भी तैयार थी। जो जनमत जो था वो न्यायालय के फैसले को भी पलट रहा था। तो ये बड़ी जो शंकाएं पैदा होती हैं वो इसी कारण होती हैं। तो यहाँ मैं कम से कम मैं तो नहीं कह रही कि ऐसे लोगों को डिफेंड करना चाहिए। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पार्टीज को टिकट देने से पहले ही उनको राज्य तो ऐसे जो खाली हो जाएंगे, बिल्कुल यूपी एमपी और झारखंड उसके पीछे पीछे अगर ऐसी कोई बात रही तो यूपी एमपी झारखंड ये तो ऐसे फिर आपको राजस्थान से करने पड़ेंगे, लोग भेजने पड़ेंगे। हाँ, वो आपकी बात सही, लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन यहाँ ऐसी अवस्था है देखिए कि आम आदमी जो है हम न्यायिक सुधार की बात कर रहे हैं, जनाधार की जगह जजाधार ना आ जाए ये भी सोचने की बात है। क्योंकि दूसरी बात ये है कि देखिए कोई व्यक्ति है उसका काम नहीं हो रहा है तो कोई जैसे इन्होंने कहा अभी कि अपने स्टेटस के लिए भी लोग काम करते हैं, साथ ही साथ समाज सेवा, यहाँ समाज सेवा की बात आती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए पवन जी है, इनके पास कोई व्यक्ति आता है, उसकी सहायता ये करते हैं, वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है तो उसके कारण जनता रास्ता रोक रही है, नेतृत्व इन्होंने किया, तो इनके खिलाफ जो केस दर्ज हो जाएगा तो वो केस ऐसा नहीं जिसके कारण इनको हमें चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस समय जो इनका विरोधी दल है वो इनके खिलाफ केस दर्ज करवा के इनको रोक सकता है। उस अवस्था में इनको अपील करने का अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करना भी न्यायालय का काम है। क्योंकि देखिए जस्टिस चीर की तरह बढ़ते जा रहे हैं केसेस। अगर हम चारा घोटाले वाली बात करें तो 18 साल, तो ऐसी अवस्था में वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब न्यायाधिपति महोदय बैठे हैं लेकिन हरिड जस्टिस इज बरिड जस्टिस ऑल्सो। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? तो ये सारे पहलुओं को देखने की भी बात है आज।
चलिए एक लिस्ट है मेरे पास। 141 सांसद है जिन पर हत्या के आरोप चल रहे हैं, 352 है जिन्होंने हत्या का प्रयास किया है, 145 चोरी, अच्छा सांसद भी चोरी करते हैं, 145 चोरी है, 90 के अपहरण है, 75 पे डकैती है और 6 पे बलात्कार के केस हैं और 1258 ऐसे हैं जिन्होंने देश के खिलाफ आपराधिक मामले हैं जिसके लिए देशद्रोह के उनके ऊपर अपराध चल रहे हैं। 1258। अगर इन सबको कर दें तो फिर नई खेप कहां से पैदा करें, ये भी एक नई बात है। मैं आना चाहता हूं यहाँ पर खासकर महेंद्र प्रताप चौधरी जी बैठे हमारे बीच, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल से। क्या कहना चाहते हैं साहब इस फैसले को लेकर? क्या मन में कुंठा है कि खुशी है? लोकतंत्र में जन सेवा का सर्वोच्च माध्यम राजनीति है। जी सर। और ये जो फैसला आया है इस नहीं, आप क्या बोल रहे, सर्वोच्च माध्यम राजनीति है? निश्चित रूप से जन सेवा का सर्वोच्च माध्यम राजनीति है लोकतंत्र, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इसका एक पहलू तो ही इसमें दिखा है, इसका दूसरा पहलू भी है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे कि सीबीआई से भी विरोधियों को खत्म किया जा रहा है। आपके समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, मायावती जो इसीलिए सरकार चल रही है कि उनको सीबीआई का कार्ड दिखा रहे हैं। तो इसमें जब तक ये है कि जब तक उसको अंतिम रूप से सजा नहीं मिलती है, किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, जब तक अंतिम रूप से उसको अपील का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये काम संसद का देखना है। लोकतंत्र के 4 मुख्य आधार हैं। सरकारें जब जोड़ तोड़ पे चल रही हो वहाँ कहाँ संसद से बाहर करोगे आप? उसमें भी जांच हो। फिर आप एक काम करो कि जैसे पेट्रोल के दाम रात को 12 बजे बढ़ रहे हैं, रात को आप सो रहे, दूसरे दिन सुबह एक नया प्रधानमंत्री मिल रहा है। आप लोकतंत्र के मूल अधिकारों से छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो? हाँ। आप किसी चुने प्रतिनिधि को इस तरह से कोई केस लगा के, आपको मालूम है चाहे जैसा केस लगाया जा सकता है और सत्ता पक्ष उसका दुरुपयोग करके उसको आगे का रास्ता दिखा सकता है उसको कि वो लोकसभा संसद में पहुंचे नहीं। ये कोई बात जस्टिफाई नहीं है। ये काम संसद का है, इसको संसद करे। एक सेकंड, हाँ, क्या कहना? बात समझ में नहीं आई कि आप ये कह रहे हैं कि संसद सर्वोपरि है, तो जो संसद का काम है उसे संसद ने नहीं किया, उसको अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, तो इसके लिए तो भाई साहब आपको पहले सोचना चाहिए था। अब जब वो आ गया कानून तो उसमें लतूने निकाल रहे हैं कि यार ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सब वो सोचते हैं जो वास्तव में अपराधीकरण से या तो लिप्त हैं या उनको संदेशा है कि यार ये हमारे सीट नहीं आएगी। बिना बाहुबल के हम नहीं पहुंच सकते। हाँ। मतलब ये नहीं है क्या कि उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं हो जब तक अंतिम रूप से सजा नहीं मिले। जो देश चला रहे हैं हम उनको अपील करने के लिए छोड़ो साहब। 65 साल हो गए राजनीति इतिहास इस देश को आजाद हुए। इन 65 सालों में कहीं तो आम जनता को जीने की वो दे दो, बहुत हो गया। अब हम तो एक चीज बता दी साहब, इस देश के अंदर आदमी बच्चे भूखे मर रहे हैं और खा रहे हैं तो मर रहे हैं। नहीं, सिस्टम चेंज होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। वैसे भूखे मर रहे हैं और खा रहे हैं तो मर रहे हैं, तो जाए कहाँ इस देश की जनता? ये बता दीजिए मेरे को। कहीं ना कहीं तो अंकुश लगाना पड़ेगा। एक सांसद 40,000 करोड़ का घोटाला कर लेता है। जिस दिन सांसद और विधायक मिलकर ऐसा कोई निर्णय कर लेंगे उस दिन ये सारी समस्या अब आप सही ट्रैक पे आए। अब आप सही ट्रैक पे आए हो। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बुलंदियों के शिखर पर वो परचम लहराती है। डॉक्यूमेंटेशन विद द लाइट्स। अपना विजन है उसको बड़ा रखें। समाज सेवा से वो लोगों का दर्द मिटाती है। अजब जमाने का दस्तूर निभाते हैं लोग, दिल तो मिलते नहीं हाथ मिलाते हैं लोग। दोस्त बनकर वो सपनों को हकीकत में तब्दील करती है। थिएटर पे सिर्फ ग्लैमर के अट्रैक्शन से मत आना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने से पहले वहाँ क्या बोलना है इस चीज की तो समझ होनी चाहिए। देखिए संगिनी हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। वो बोलते हैं बिंदास, वो जीते हैं बिंदास। यूँ तो मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं हूँ। उनके इरादे हैं बुलंद। कहते हैं ना
अट्रैक्शन मेक्स द पावर, वही हम देना चाहते हैं। उनका जोश है निराला, तू मारेगा मुझे। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ टैलेंट। मनिए साहिब जी हाँ करता बहाने। Watch Wives every Sunday at 3:30 p.m. only on ETV Rajasthan. Watch Lifestyle every Saturday at 5:30 p.m. only on ETV Rajasthan. बचपन की शैतानियाँ गायब हुई, पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ गई है कहाँ गई है। स्कूल के किस्से, जो डस्टबिन होते हैं इस क्लासरूम में उनमें जाकर पटाखे रख दिए। दोस्तों की बातें, खट्टी मीठी यादें। बाकी फ्रेंड्स गुस्सा हो जाती थी कि तू इससे बात क्यों कर रही है। रिश्तों की जान, घर परिवार की शान। मम्मी ने मेरे बर्थडे पे मेरे को डॉल ला के दी थी और वो बोलती है। देखिए मिसेस भाग्यशाली हर सोमवार और शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान। देश की धड़कन किसी एक प्रदेश या खास हिस्से की खबरों से महसूस नहीं की जा सकती, इसलिए हम लाते हैं दिन भर की हलचल देश भर से। राष्ट्रीय समाचार इस समय पर दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। अनिल शेखावत जी के पास आना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से। साहब क्या कहना चाहते हो? साहब देखिए, निश्चित तौर पे ये जो जजमेंट है ये स्वच्छ राजनीति का एक पहला पड़ाव है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए, परंतु उसके कुछ अंदेशे हैं, क्योंकि इस देश में 3 करोड़ अभी भी केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हैं जिनको जस्टिस चाहिए। तो जो 3 करोड़ आदमी कहीं ना कहीं जस्टिस चाह रहे हैं, उसमें क्या इन लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिल पाएगा? जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बात करी कि साहब जैसे ही उनको न्याय मिलेगा वो निलंबित हो जाएंगे, फिर उनको वापस प्रेस्टीज मिल जाएगी। इस देश में आधे से ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो बिल्कुल फर्जी केसेस हैं। अगर हम इसी प्रदेश की बात करें तो 22,000 करोड़ के घोटालों पे वसुंधरा के इलेक्शंस में कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, आरोपों को छोड़ दिया गया। अब वैसे ही आरोप जो है बीजेपी अशोक गहलोत पे लगा रही है। तो क्या इस तरह की स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ राजनीति में क्या कोई राजनीतिक इन चीजों से परे रह पाएगा? जो झूठे केसेस लगते हैं, आप जैसे बता रहे हैं चोरी के केस लग रहे हैं एमएलए पे, क्या एमएलए और एमपी चोरी करेगा क्या? तो ये जो झूठे केसेस हैं, ये झूठे जो केसेस हैं उन पर क्या अंकुश लगाया जाए? मैं भी कानून का एक आदमी हूं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी वाक्या को इंटरप्रिटेशन कर सकता है, किसी भी एक्ट को, किसी एक्ट की धारा को समूल रूप से हटा नहीं सकता, नहीं तो सारी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। हम नीचे से अगर न्याय लेने चले तो बहुत ज्यादा। कह रहे हो ना चोरी करने के बाद, नागौर में मैंने बहुत टाइम पहले नागौर में एक प्रोग्राम किया था, वहाँ मालूम चला था कि वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी हैं और जो एमएलए के बहुत करीबी हैं, वो फुल बिजली की चोरी चल रही थी, बिजली की बहुत तरीके से चोरी चल रही थी। बात ये बात नहीं कर रहा मैं बात ये कह रहा हूँ कि साहब जहाँ जिसका बस पड़ रहा है ना वहाँ वो सब कुछ कर रहा है। आप 22,000 करोड़ वसुंधरा खा गई क्या? ये आरोप से सिद्ध हो जाएगा क्या? सर आरोप से सिद्ध होने वो तो सिद्ध होने की बात है, वो तो सब सिद्ध होने की बात है। सारे भ्रष्टाचार अशोक गहलोत कर रहे हैं क्या? नहीं, या सारे भ्रष्टाचार बीएसपी की सुप्रीमो कर रही है क्या? तो उनके पास उनके ऊपर केस थोड़ी लगे। सिद्ध होने की बात है ना सर, आरोप है, केस नहीं है। मेरा ये कन्विक्टेड नहीं, सिर्फ ये आरोप है, एक आरोप लगाया क्या उसने कोर्ट में, उसमें न्यायालय चलाया क्या? इस टाइप की चीज मैं इसको हमेशा स्वागत करूंगा। स्वच्छ आदमी आने चाहिए, पढ़े लिखे आदमी आने चाहिए, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, परंतु न्याय की प्रक्रिया जो हमारे देश में चल रही है उस पर भी तो अपन बात करें।
कि न्याय मिलेगा कैसे आदमी को? 3 करोड़ आदमी आज भी तरस रहे हैं न्याय के लिए, 20-20 साल तक न्याय मांग रहे हैं, 15-15 साल तक न्याय मांग रहे हैं। और ये ऐसा डिसीजन है जो आगे बढ़ना चाहिए, सब राजनीतिक पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। एक चुनाव आयोग को ये चीजें आगे ले जानी चाहिए। परंतु जो दूसरा पार्ट वो है कि जो न्याय व्यवस्था है वो भी अगर ठीक हो जाए तो लोगों को इस पे कोई एतराज नहीं होगा। न्याय व्यवस्था पार्टी में रहते हुए वो उसको चेंज कर सकते हैं सर, उनका बाहुबल जो पार्टी का अगर ऊपर केस लगा तो अभी हमारे भी शेफाली मीणा जी बैठी हैं यहाँ पर से, जो नेता अनुयायी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है महारानी कॉलेज से। क्या लगता है आपको कि राजनीति बिना आपराधिक गतिविधियों के आगे नहीं बढ़ सकती, या वाकई में आपको लगता है कि नहीं, स्वच्छ राजनीति करना ही ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये फैसला लिया गया है उसकी सराहना करती हूँ, और वाकई में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को उस कुर्सी पे, उस पद पे बैठने का कोई हक नहीं है जहाँ से देश की नीतियाँ और रीतियाँ कायम होती है। क्योंकि आज की जनता जागरूक है, आज का युवा जागरूक है, उनको ऐसे राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन सब आपराधिक मामलों में लिप्त ना हो, जो जनता के हित के लिए कार्य करे। ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर जरूरत है। और देखा जाए तो जहाँ पे बल प्रयोग होता है, अगर जनता के हित में अगर उसका प्रयोग होता है तो वो सही है, बाकी सब चीजें गलत है। क्या लगता है आपको कि जो कॉलेज की राजनीति है, जहाँ से नए नेता निकल के आते हैं, नई पीढ़ी निकल के आती है, नए तरीके से लोग आगे बात करते हैं, उन सब लोगों को कहाँ लगता है आपको कि क्या वो लोग वाकई में स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़ना चाहते हैं, या अपने आप को सुर्खियों में रखकर कहीं नए पदों की और लालसा की बात करते हैं? राजनीति दो तरह की होती है। कुछ लोग अपना नाम के लिए, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कार्य करता है, और कुछ होते हैं जो जनता के हित के लिए ऐसे काम करते हैं। इसलिए दोनों तरफ के लोग पाए जाते हैं इसमें। लेकिन आगे उन्हीं लोगों को जनता देखती है, जब जनता सब कुछ देखती है, जो लोगों के बीच में मेहनत करता है, कार्य करता है, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पीछे से कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वाकई सम्मान के लायक है, लेकिन कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं जिनका कोई निपटारा इसमें नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों के जो ईमानदार लोग होते हैं, छोटी पार्टी में जगह मिलती है उनको, बड़ी पार्टी में जगह नहीं मिलती है उनको। क्योंकि वहाँ जितने भी लोग जाते हैं पैसे वाले जाते हैं, और पैसे के दम पर वो टिकट खरीदते हैं, और टिकट खरीद करके वो राजनीति में एमएलए और एमपी बन जाते हैं, और बाद में मिनिस्टर भी वही लोग बन जाते हैं। जब वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं सूरत में, तो जो लोग नीचे स्तर पर रह जाते हैं, ईमानदार लोग वो होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई मुकदमा दर्ज करा दो तो उसका तो भविष्य खत्म। माइक पीछे से। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये स्वागत योग्य है। हम युवा इसका सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। मैं मेरे निजी जीवन के आधार पे ये लेना चाहूँगा, 50 साल से हमारे जमीन के झगड़े परिवार के अंदर, ये हिंदुस्तान में जब तक ये तारीख पे तारीख हम उसूलों से ऐसे हो चुके हैं कि वकील के पास जाते हैं, मेरे पेरेंट्स जैसे फादर उनका मैं बात करता हूँ, वो खुद ही ऐसे आदी हो चुके हैं कि वकील के पास जाके आज ये बोलते हैं कि साहब मेरी तारीख क्या है, और वकील ही पहले ये तय करके रखता है कि भाई मैं आपकी तारीख अगली क्या दूं। तो इन चीजों में भी सुधार की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, और युवा इस फैसले का स्वागत करता है, ये स्वागत योग्य है। और अपराध करना या नहीं करना ये खुद के ऊपर है, अपने स्वभाव के ऊपर है। फैसला तो बहुत अच्छा है और फैसला स्वागत योग्य भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये युवा होने के नाते, एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होने के नाते मैं पूर्णतः इससे सहमत हूँ, और एक वाकई में क्रांतिकारी कदम है, एक शुरुआत है जिस तरह से हम आजाद हुए थे। लेकिन जिस तरह से सारे राजनीतिक दल यहाँ पे बैठे, इनकी बात से मुझे एक लग रहा है कि इस फैसले से कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारी न्यायपालिका जरूर सुधर जाएगी। क्योंकि यदि एमएलए एमपी के ऊपर केस चलेगा अतुल जी, तो इसके अंदर जरूर कहें वो कुछ ना कुछ न्यायपालिका को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। यूनिवर्सिटी में जो भी चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे अगस्त के अंदर चुनाव है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसके पास में अतुल जी कम से कम आज की तारीख में जिसकी 5 गाड़ियां नहीं घूम रही हो, चाहे वो एबीवीपी का कैंडिडेट हो, चाहे एनएसयूआई का हो, चाहे किरोड़ी जी की पार्टी का कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। तो एक युवा मतलब कैसे राजनीति में आकर समाज सेवा कर सकता है जो पहले चुनाव में 50-60 लाख रुपए खर्च कर देगा अपने। पीछे आप कुछ कहना चाहते हैं? पीछे सुप्रीम कोर्ट जब तक ये फैसला नहीं लेगी तब तक राजनीति में अपराधीकरण के ऊपर नकेल नहीं लग सकती। राजनीति में अपराधीकरण आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। जैसा कि अभी आपने फिगर बताया कि कितने लोग किस किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को अगर आप बाहर निकाल दो तो राजनीति में तो वैसे थोड़ी सी गंदगी साफ हो जाएगी, और 125 करोड़ लोगों का थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। आज घोटालों की रकम को अगर आप कैलकुलेट करें तो घोटाले 3000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़ के पूरे जो घोटाले हैं अब तक के, जो अभी तक के आंकड़े हैं 40 लाख करोड़। सर हिंदुस्तान में लोग कितने? 125 करोड़। अगर एक घोटाले की रकम भी सब में बराबर बांट दी जाए तो आपके हमारे पास 10-10 करोड़ रुपए आएंगे। नहीं, वो तो हिंदुस्तान के हर आदमी 10-10 करोड़ रुपए की मालिक होगी, ये गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारा पैसा सेंट्रलाइज कर दिया है। ये घोटालों की रकम इतनी बड़ी है कि इन लोगों ने इतनी अति कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा।
नहीं, एक चीज मुझे इतनी सी बता बहुत स्वागत योग्य है। एक चीज मुझे इतनी सी बता दीजिए, क्या इस देश की जनता के अंदर कभी ये जागरूकता आएगी या ये पहचान पाएगी कि वाकई में इस व्यक्ति को वोट देना है या नहीं देना है? क्योंकि जनता तो जनता है, जनती रहेगी। सर, जनता को हर हाल में पिटना ही है। अच्छा, जितना आपने फिगर बताया, हर दूसरा राजनीतिज्ञ इनमें लिप्त है, उसको किसी न किसी को तो वोट देना है। फर्क इतना है, कोई कम है कोई ज्यादा है। वो कम वाले को वोट देगा, शासन में पावर में आके वो ज्यादा बना ली जाएगी, ये कर लिया जाएगा यार ये इससे बड़ा चोर है या ये इससे बड़ा डाकू है, ये इससे थोड़ा सा कम है, परसेंटेज बना ली जाए और उस परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, और कोई पीछे से आप में से कोई कहना चाहता है कुछ? ये कभी चोर लोगों ने टिकट नहीं दिया जाए। हाँ। अपने घोटाला करके देश को भी गेड़े मेल दिया। हाँ। और गरीबों को छीन करके सारी रिश्वत पंचायत समितियों के अंदर दे दी। हाँ। ये जितने भी अधिकारी है, जितने की रिश्वत पंचायत समितियों के अंदर जाती है और सभी रिश्वतों बंद हो गए पंचायत समिति के अंदर, ये सारी रिश्वतों चल गई। तो इसलिए सोच समझ कर टिकट दिया जाए, कोई गरीब को मारने के लिए नहीं दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये एक आम उस आदमी का दर्द है जो गांव में रहता है। और एक बात पानाचंद जी साहब के पास आना चाहता हूँ एक मिनट के लिए, कि क्या आपको लगता है कि ये जो रूट लेवल के लोग हैं, जो रूट लेवल से राजनीति जहां से चालू होती है, क्या ये जो कानून है, ये कानून उसी जगह से क्यों नहीं चालू कर दिया जाए? देखिए, कानून तो वहां से ही चालू है। जनप्रतिनिधि कानून में 1951 से ये दफा 8 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन केवल मात्र इन दो क्वालिटीज, इन दो क्लासिफिकेशन का अंतर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। पहले भी यही था धारा और आज भी यही धारा है, केवल मात्र अंतर किया है जन में और एमपी में, इतना सा कि तो अंतर किया है। नहीं, ये जो नीचे जो आपके नीचे से जो पार्षद से ऊपर से ऊपर ये जो गणित चलती है, यहीं से इस कानून को क्यों नहीं कर दिया जाए कि ताकि ऊपर तक जाए, तब तक ये इतने बड़े जखीरे ये सभी जगह होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पंचायत लेवल से लेकर और ये तो सभी चुनाव में इस पर लागू करना चाहिए। कल एक मेरे पास किस्सा आया, एक पटवारी एक गांव किसी खेत का डिमार्केशन करने के लिए गया और वो गांव का बंदा जिसके पास 2 बीघा का खेत है, उसके पड़ोस वाले ने उसको खेती के उसकी दबा ली और उसने जाके अब उसको बोला कि साहब मेरा है, तो बोले चल नाप लेते हैं, 2500 रुपये दे, तब जाके नपाऊंगा उसको। और वो कह रहा था मेरे पास 2500 नहीं है, तो बोले घर जा, फिर उसको जूत लेने दे। बोले सब ये तो डेली की घटनाएं हैं। नहीं, ये भ्रष्टाचार तो जहाँ नीचे के लेवल तक चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाना ही पड़ेगा। अंकुश तो लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए कहा ना कि ये पहला कदम है, इस कदम को हमें जो है स्वीकार करना चाहिए और जजमेंट के ऐसे जजमेंट आवे और वो जो है प्रगतिशील देश बने, इसका हमें इंतजार करना चाहिए। बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर ही समाप्त हो गया है, फुल स्टॉप नहीं लगा है। और ये जो बातें कहते हैं ना कि अपील करने का टाइम दिया जाए, अपील करने का अगर टाइम दिया जावे तो 5 साल तो उसके यूं ही निकल जाएंगे। आपने उसको जागीर दे दी, उसका क्या बिगड़ा? चलिए पीछे सर कुछ कहना चाहते हैं। हमारा सिस्टम जो बेस्ड है वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे बेस्ड है। सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई कंट्राडिक्शन बातें हो रही हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह आई कि अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ फेक एलिगेशन लगता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तो मेरा एक पर्सनल राय, मेरा एक सबमिशन ये है कि ऐसी स्थिति के लिए पहले भी राजस्थान गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए थे। तो स्पीडी ट्रायल अगर ऐसे मैटर्स में हो तो इसका कंक्लूजन जल्दी निकलेगा और जो आदमी एलिगेट है, जो सजा का हकदार है वो सजा ले, और जो अगर एक्विटल होगा वो एक्विटल होगा। तो मेरा ऐसा सबमिशन है कि अगर स्पीडी ट्रायल हो, विद इन पीरियड फिक्स हो इस मैटर में, तो ये बड़ा जल्दी ये सारी चीज डिसाइड हो सकती है। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन।
उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। विश्व का पहला निराला शो, रियल रियलिटी शो। मैंने अपना 100% दिया। इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट आई माइट विन। कन्विंसिंग नहीं है तुम्हारा आंसर। मेरा बच्चा बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। सुकाम और ईटीवी का प्रयास सराहनीय है। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर, ग्रैंड फिनाले एपिसोड शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर चर्चा चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। चले उधर से कुछ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो वाकई स्वागत योग्य है, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, हर आदमी एमएलए एमपी वगैरह के लिए करता है, लेकिन कोई जनता को भी तो समझाए। जब किसी क्षेत्र में एमएलए एमपी खड़ा होता है तो क्या उस जनता को पता नहीं होता कि अपराधिक है या किसके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं या ये कितने कांड कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वोट देके जिता देते हैं और जीतने के बाद फिर मनमानी करता है। आखिर कब तक जनता सोई रहेगी और कब तक अपराधी लोग पहुंचते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह फैसला देती है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अपने आप को भी जगाने की जरूरत है कि अब ऐसे आदमी को चुन के ही नहीं भेजो जो जिसके खिलाफ कोई केस चले या पहले से चल रहा हो, जिसको सजा हो सकती हो। डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं यहाँ पर जाट से, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? स्वागत योग्य कदम है। कुछ चीजें जो इसमें उभर कर आ रही हैं, देखो इसकी विवेचना की जाए तो कुछ चीजें जो इस पे राजनीतिज्ञों को जिस बात का डर है कि मुझे किसी ने झूठा केस लगा दिया तो क्या करूंगा, मेरे दिमाग में जो एक समाधान नजर आता है कि कुछ धाराओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे थप्पड़ मुक्की की, गाली गलौज की, 323-41 की, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको इस सिरे से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शहाबुद्दीन को छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि जेल के अंदर कोई रेप केस के अंदर गया हुआ है हम उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दें। निश्चित तौर पे जो है भारत की जनता के लिए अच्छा कदम है, लेकिन चूंकि सर्वप्रथम जो कदम उठाया जाना चाहिए, जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूं लोकतंत्र के लिए, वो है जागरूक करना, लोगों को शिक्षा देना। देखिए आज कौन वोटिंग करता है, जो वोटिंग करते हैं उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनके IQ लेवल 70 का है। आज कोई भी बुद्धिमान पढ़ा लिखा हुआ आदमी अपने स्वतंत्रता के जो वोट के अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। मैं इससे ज्यादा बेहतर कदम जो है वो ये मानता हूं कि सरकार को यह कदम लेना चाहिए कि जो वोट नहीं कर रहा है उसके कुछ अधिकारों में कटौती की जाए, यानी वोटिंग इज एसेंशियल फॉर यू, दैट विल टेक इंडिया टुवर्ड्स द ट्रू लोकतंत्र। लास्ट में अर्चना जी के पास आना चाहता हूँ, संक्षिप्त में सुझाव की क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल जी, अभी जो सब की भावना थी वो यही थी कि अपराधीकरण राजनीति का समाप्त होना चाहिए, लेकिन मुझे तुलसीदास जी की एक बात याद आती है, को नृप होई हमें का हानि। सही कह रहे हैं। चेरी छोड़ ना हो उबरानी। हाँ, उबरानी। तो देखिए जब हम ये सोच लें कि कोई जनता ये सोच ले कोई भी राजा हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, और ये सोच ले कि सत्ता जो सत्ताधीशों के लिए है, और हम जो गुलामी के, जब हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तब तो हम लोगों में आक्रोश था, लेकिन उसके बाद जो दास्ता की जो प्रणाली चली और वो यूं लगता है कि हमारे खून में ही आ गई, तो फिर तब हम ये सोचने लग गए कि हमें तो ये त्रासदी जीवन पर्यंत ही झेलनी है, तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा। और मैंने पहले जैसा कहा कि न्यायालय क्या व्याख्या करे, पार्लियामेंट क्या करता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब हम हमारी परंपराओं में जो जड़ों में घुसी हुई समस्या है उसका समाधान निकालें। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी बात आई जब निर्मल जब कह रहे थे कि साहब कोई ये नहीं सोचता कि 12,000 पर केस, सर अब 3 करोड़ के बारे में सोचने लगे। तो देखिए जब जनता त्रस्त होती है तब उसको लीड करने वाले लोग होते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि उनको हम जागृत कर लें, लेकिन वो भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। जो लोग सिविल सोसाइटी के नाते राजनीतिक पार्टी बनाते हैं उनको भी सफलता नहीं मिलती।
क्योंकि मुझे उसमें भी कई लोगों का जो विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि वो भी चांदी का जूता खा के चुप हो जाते हैं। तो इस पूरी परंपरा को बदलने के लिए जो आवश्यकता है वो ये आवश्यकता है कि हम हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे सिद्धांत, जिनकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम सीक्रेट कह सकते हैं, ग्रंथ मानते हैं, उसको आम भाषा में आम नागरिक को उपलब्ध कराएं। सबसे बड़ी बात तो ये, ताकि वो उसको समझ सके। दूसरी बात हमें देखनी पड़ेगी कि युवाओं की बढ़ती हुई आबादी, उस युवा के अंदर एक अंतर्द्वंद, वो निर्णायक स्थिति में आना चाहता है। एक हम और हमसे ऊपर वाली पीढ़ी, वो निप वाली जो तुलसीदास जी ने बात कही, उसको लेकर के चलती है। तो इनका समाधान कैसे निकले? इनका समाधान अगर अध्यात्म पे जाएंगे तो सोचेंगे कि ध्यान पे केंद्रित हो जाओ और भौतिकता के से पीछा छुड़ा लो और अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना कि अलग कर लो। और एक समाधान ये हो सकता है कि हम हमारी उस परंपरा जिसमें कर्म योग पर हम जोर देते थे, यानी जो हमें मिला उसको हम श्रेष्ठतम करके जाएं, ये भावना यदि हम इंस्टिल कर दें हमारे यूथ में, तो ये परिवर्तन पूरे जड़ से शुरू होगा, तब जाके परिवर्तन होगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है, पार्लियामेंट क्या कहता है, उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ये युवा जब खड़ा होकर ये सोचेगा, मैंने आपसे कहा ना कि जेल में बैठा हुआ भी जीत जाता है, क्योंकि जनमत जो है उसके साथ हो जाता है। उस जनमत को आज प्रश्न बहुत खड़े किए व्यवस्था पे लोगों ने, मेरे पीछे जो बैठे उन्होंने भी कहा कि जनता को त्रासदी झेलनी। ये जनता का जो हमारे जो डॉक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमारे संविधान निर्माताओं को यदि प्रतिदान देना है आज जनता को, तो अपनी न्यूनतम योग्यता जो है उसके लिए अपना वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करके उस व्यक्ति को जिताइए जो आपके लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, तब इस परिवर्तन को देख सकेंगे। नहीं तो सिर्फ भाषण, ऐसे मंचों पर आकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति से किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकले। चलिए कैलाशनाथ भट्ट साहब, अंतिम दौर में हमारा जो लोकतंत्र है वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, और इस लोकतंत्र के बारे में ये भी नहीं कहना चाहिए कि यहाँ के लोग इतने नासमझ हैं कि वो अपराधियों को चुनते हैं। एक बार फूलन देवी जीत गई होगी लेकिन दोबारा नहीं जीती, इसलिए जनता की समझ के बारे में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने को मैं ठीक नहीं मानता। देश की जनता निश्चित रूप से अपराधियों को पहचानती है, और अपराधियों को अब आज का युवा कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कानून भले लागू होगा या नहीं होगा, जनता उसको लागू कर देगी और जनता उनको बाहर कर देगी। लेकिन इसकी आड़ में इस प्रकार के मुकदमे जिसके बारे में आम जनता समझती है, मैं समझता हूं कि आज मैं उदाहरण देके कहता हूं कि गुलाब कोठारी एक चींटी नहीं मार सकता, आप उसको सीबीआई के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर दोगे। ऐसे लोगों को चुनाव, आज मान लीजिए एक, प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन प्लीज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सरकार एक वोट से लगी हुई है, किसी व्यक्ति ने 2 साल की सजा दिला दी, एक व्यक्ति नहीं जाएगा, पूरी सरकार गिर जाएगी। आज ऐसे इसके रिपरकेशन होने वाले हैं, इस पे एक लंबी बहस की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जजमेंट तो बड़ा हो सकता है, जजमेंट बढ़िया हो सकता है, लेकिन इसके आने वाले प्रभाव क्या होने वाले हैं? सत्ताएं गिरेगी, व्यक्ति गिरेंगे, आम जनता की समझ को कमजोर न समझे। देश की जनता बहुत परिपक्व है, इस देश की जनता कम पढ़ी लिखी होगी, लेकिन उसने फूलन देवी जैसी को रोका है। अपराधी को जनता रोकेगी। कानून से आप बना के खुश हो सकते हैं, कानून से चीजें ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन हमारा मन ठीक होगा, जनता की समझ ठीक होगी, तो कानून भी अच्छे प्रकार से लागू होंगे और भारत का लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा। कुछ लोगों के ऊपर आरोप चल रहे हैं और उसको महिमा मंडित कह के कर दे कि इतने लोग तो संसद में बैठे, इतने विधानसभा में बैठे हैं, ये अपराधी नहीं बैठे। आप और मेरे जैसे, अभी एक भाई कह रहे थे कि मेरे घर के मुकदमे में मैं दूर रहा, और घर के झगड़े में, जमीन के झगड़े में, कल मान लीजिए किसी कारण से मेरे पे हत्या का मुकदमा लग गया, मालूम है भट्ट साहब चींटी भी नहीं मार सकते, आम जनता मेरे साथ है, मैं जेल के बैठ के भी जीत जाऊंगा। क्या आप ऐसे लोगों को आउटराइट करना चाहते हैं? ये बहस का मुद्दा है, देश में बहस होनी चाहिए, इसलिए संसद में बहस होकर जब कानून बनेगा तभी ये विषय ठीक से आएगा। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ अतुल जी, जब आपके पास विकल्प ही 2 चोरों के हैं तो वो क्या करेगा? ये ठीक 2 चोरों के विकल्प है, आप विकल्प क्यों नहीं अच्छा देना चाहते हो? और आप जनता को इस बात पे कब तक गुमराह करते रहोगे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है? आप गुमराह नहीं कर सकते। आप कानून को पारदर्शी बनाइए, आप कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आपको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, आप गुमराह नहीं कर सकते। जनता की अनपढ़ जनता को, जो कि 40% लोग ऐसे हैं जो लिखना तक नहीं जानते। व्यक्तिगत मुद्दा नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं कि ऐसे पढ़े हुए लिखे लोग जो कानून के ज्ञाता हैं, वो जब तक ये कहते रहेंगे कि हम मजबूत हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग कानून जानते ही नहीं, जिनके सामने 2 चोर खड़े कर दिए जाएं,
वैसे लोग, क्योंकि वो जैसा निर्मल जी ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, ईमानदार लोग कब कितने राजनीति में आगे आ पा रहे हैं, ये एक सवाल है। चलिए देखिए, मैं फिर एक बात कह के, मेरे भाई ने बहुत अच्छा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे लोग फूलन देवी को पहचानते थे, हर चोर को पहचानते हैं, आप किसी को भी चोर कह के कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जनता ने फूलन देवी को, जब उसने आत्मसमर्पण किया तब एक पार्टी ने उसे उतारा, जनता ने जिताया। जब वो काम नहीं कर पाई तब बाहर किया। देखिए, ये उदाहरण कोट करने वाली बात। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, इस निर्णय को भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक अवसर समझ के लेना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता आज चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोग निकल के आए हैं जो सच हों, जिनकी छवि बेदाग हो और राजनीति में अपराधीकरण से सब लोगों को मुक्ति मिले। तो राजनीतिक दल जो इस निर्णय को पुनर्विचार करने की बात कह करके, या इस पर विचार करना पड़ेगा, इसमें कई कानूनी पेच हैं, ये कह करके जो ये इस चीज में गली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको गली निकालने की कोशिश नहीं करके और इसका लाभ उठाना चाहिए। बसपा, सपा, राजद, ये सब तो अपराधी तत्वों से भरे पड़े हैं, तो ये यदि विरोध करें तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम भारत की जो दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, इनको इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसको लागू करना चाहिए, जिससे राजनीति में अपराधीकरण दूर हो सके। मेरा जहां तक मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है, और इसको जनता जो है देखे और वोट देते समय ये देखें कि इस पे कोई अपराध तो नहीं चल रहा है, या ये किस श्रेणी में आता है, जेल में कहीं पहले तो नहीं रह चुका है, या अपराध में लिप्त तो नहीं है। तो ऐसे नेता को वोट नहीं देकर उसको जो है राजनीति में प्रवेश से रोकना चाहिए। सबका अपना दर्द है, सारी राजनीतिक पार्टियों का अपना दर्द है और आम आदमी का अपना दर्द है। कल चिथड़ों में भरा एक इंसान मिला, मैंने पूछा कौन है तू, तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान हूँ। उस देश के बीच में कहीं मैं जी रहा हूँ, उस देश की आम जनता जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को संभलना चाहती है, परंतु संसद, विधायक और भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। गुमराह के बीच में जी रहा है यह आम आदमी, या वाकई में अब अपने आप को प्रतिष्ठित करके अपने ऊपर उठना चाहता है। और जो न्यायपालिका का जो ये संदेश है, या न्यायपालिका का जो ये विचार आया है आप लोगों के बीच में, क्या वाकई में ये आने वाले समय में एक स्वच्छ राजनीति लेकर आएगा? पिछली बार भी मैंने एक बहुत जुमला कहा था कि मैं अपने घर को दीमक से बचाता रहा, पर इस देश को कुछ कुर्सी के कीड़े खा गए। आइए हम कहीं सोचें कि इस देश को कैसे बचाना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी निर्णय हो, परंतु आम आदमी को जागना पड़ेगा, उस निर्णय के साथ चलना पड़ेगा और अच्छे लोगों को संसद में भेजना पड़ेगा, ताकि इस देश को एक नया देश कह सकें, इस देश को एक नई प्रगति की ओर ले जा सकें। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।